चिश्ती साहब, अगर ये सूरत हाल एस्केलेट करती है जिसके खदशात हैं, और ये देखिए जब से ये पीस प्रोसेस शुरू हुआ है, नेगोशिएशन हो रही है, बार बार तीरा हो कुरम हो इन इलाकों में पाकिस्तानी पोस्टों पर टीटीपी के दहशतगर्द हमले कर रहे हैं, दहशतगर्दी की तश्कीलें आ रही हैं, उनको मारा भी जा रहा है और वो कोलैटरल डैमेज भी कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तानियों का। मेरा सवाल ये है कि इफ़ वी आर लेफ्ट में नो अदर ऑप्शन, और हमने जो रिजॉल्व किया कि हम उनके हाइड आउट्स पर जाएंगे, पाकिस्तान किस हद तक कैपेबल है टू स्ट्राइक हाइड आउट्स इन काबुल, कंधार एंड अदर पार्ट्स ऑफ द अफगानिस्तान? जी जामिद साहब, इसमें दो डायमेंशन हमें देखनी चाहिए इस बैकग्राउंड में। पुरानी जो हमारी एस्केलेशन जब भी कभी हुई है और उसके और जो प्रेजेंट हुई है इसके मुकाबले में, पहले जब भी होता था तो हम ज्यादा से ज्यादा अपना रिजॉल्व करते थे। तो हम कहते थे कि बॉर्डर पे ट्रेड बंद करते थे, या हम ये कहते थे कि अपनी रिजॉल्व फिर देते थे कि हम मार्जिन को वापस पुश बैक कर देंगे। यहाँ तक होता था और शायद यही मिसलीड किया अफगानिस्तान की हुकूमत को कि शायद हमने ये न्यू नॉर्मल एक्सेप्ट कर लिया हुआ है और जितने लॉसेज हमारी हो रही थी, सौदा जो खासतौर पर जितने आगे हमने उठाए उनकी बहुत कीमत दे रहे थे, तो उन्होंने अज्यूम किया था कि शायद हमारे अंदर या तो हमारी सलाहियत नहीं है या हमारा हौसला नहीं। तो हमने दोनों दिखाए और ये नेगोशिएशन टेबल पर जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ आपने करनी होती है बातचीत, तो आपको ये फायदा देती है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा इस एक्शन को, लेकिन मैं सिर्फ एज मिलिट्री एनालिस्ट अर्ज कर रहा हूँ कि ये हमें फेवर करती है, जो कि ना चाहते हुए हमने की है, जिसको मैं सपोर्ट भी नहीं करता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाहिर है हमारा ये एम ही नहीं है कि अफगानिस्तान के तालिबान को या किसी फोर्स को भी इंगेज करना। एक बात है, ये हमने बहालत मजबूरी किया है। ये हमारे एडवांटेज में जाता था, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाता था। जो हमारे खिलाफ जाती है बात, वो इसलिए है कि हिंदुस्तान अभी बहुत वेल प्रिपेयर्ड आया है, फाइनेंशियल इंसेंटिव देने के लिए आया है। तालिबान ने ये रियलाइज किया कि उनकी इंस्टेबिलिटी में ही इंस्टेबिलिटी है सिर्फ उनकी हुकूमत की। जितना वो इंस्टेबल रहेंगे वो स्टेबल रहेंगे, क्योंकि उनको पैसे ज्यादा ऑफर होते हैं, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव ज्यादा होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा ऑफर होता है। ये एक न्यू डेवलपमेंट है जो इस खत्ते में हुई है। अब आपके फोकस करते हैं उस सवाल पर कि हमने अपनी प्राइस बताई है पहली दफा कि हमारी रीच भी है, हमारा रिजॉल्व भी है। एग्जैक्टली ये आम शहरी जानना चाहते हैं इस बारे में कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहती और हमें स्ट्राइक करना पड़ता है, तो आप जैसे तज्जिया निगारों से सुनना चाहता आम शहरी पर। जी, अब मैं आता हूँ आपके फोकस उस सवाल के ऊपर कि हमारी काबिलियत क्या है। तो मैं पाकिस्तान आर्मी की तो काबिलियत उस तरह, जनरल साहब हमारे मौजूद हैं, वो बेहतर कमेंट करेंगे, लेकिन मैं पाक फिजाइया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि टारगेटिंग स्ट्रैटेजी इंतहाई एक्यूरेट थी। बहुत सबूत और प्रूफ के बाद अंडरटेक किए गए सारे ऑपरेशन, वेरिफिकेशन करके किए गए। मैं आपको यहाँ तक कह सकता हूँ तकरीबन 100 टारगेट जो अप्रूवल के लिए आते थे, उसमें से 5 या 10 अप्रूव किए जाते थे। आप डबल वेरिफिकेशन के बाद हर चीज को काफी दिनों तक ट्रैक किया जाता था, अच्छा, सर्वेल किया जाता था, डाटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती थी। जब 100% से ज्यादा आइडेंटिफाई हो जाता था तब टेक ऑन किया। एक और प्रोपेगेंडा जो खासतौर पर इंडिया की तरफ से हमारे खिलाफ आ रहा है कि शायद हमने कोलैटरल डैमेज किया है और कोई क्रिकेटर मार रही है, इंडिया की तरफ से ये भी कहा गया था कि औरतें मारी गई वहां पे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने पाकिस्तान से वेरीफाई किया है, ऐसी बात नहीं है। एक तो क्रिकेटर कोई 4-5 हजार की पहाड़ी के लोग के टीले के ऊपर अगर एक कैमरा हुआ तो उसको क्रिकेटर नहीं पहुंच सकता, तो उसमें खातून तो नहीं चढ़ सकती इतनी दूर, सिर्फ कोई टेररिस्ट चढ़ सकते हैं। तो उनको टारगेट किया गया है, क्योंकि जब मैंने टारगेट डिटेल कंफर्म किया तो वो ऐसी जगहों पर है जहां ना गाड़ियां जा सकती हैं, ना कोई हेलीकॉप्टर लैंड करता है। तो ऐसी कोई एक तो मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक, कैपेबिलिटी वाइज हमारे पास एक्सट्रीमली एक्यूरेट डाटा, प्रिसाइज और अपडेटेड है हमारे पास और बहुत ऑथेंटिक है। लेकिन रिफ्रेन किया गया, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया था कि बाय चॉइस नहीं कर रहे, ये बाय कंपल्शन हमने किया है। लेकिन अगर चैलेंज किया जाता है जाहिर है तो फिर बहुत ज्यादा इंशाल्लाह ताला सक्सेस रेट के भी चांसेस हैं। एक और ज्यादा कीमत बढ़ाई जा सकती है जो हमारे चॉइस की फिर नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी तक पिछले 4 दहाइयों में, जन साहब भी एग्री करेंगे, मैंने भी जो सर्विस की थी, तो हमने एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस रखी है अफगानिस्तान के दोस्तों भाइयों को समझते हुए कि ये वहां से माजरीन आए हुए हैं, पहले मुजाहिदीन हमारे हक में लड़ते रहे थे। तो हमारा शुरू से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। इवन हमें नाराजगी भी हुई तो हमने बड़ा उसको ठंडे तरीके से हल करने की कोशिश की, क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली लास्ट पॉइंट इसके ऊपर ये है, क्योंकि हिंदुस्तान ने इस वक्त जिसको कहते हैं ना रोटेशन ज्यादा बड़ी भर दी, प्रोमिसेस बहुत बड़े बड़े कर दिए, सब जगह बहुत ज्यादा दिखाए, क्योंकि उनको बड़ा आसान लगता है कि 2-4 बिलियन वेस्ट साइड पर देकर बजाय इतने बिलियंस के जहाजों का खुद नुकसान उठाए, होते बेहतर है कि पाकिस्तान को वेस्ट साइड पर एंगेज किया जाए। कैपेबिलिटी वाइज कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिसको मैं कह रहा हूँ अनविलिंगली हम करेंगे, लेकिन रिजॉल्व और कैपेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। चिश्ती साहब, स्ट्रेटेजिक वैल्यू की बात हो रही है, अफगानिस्तान दिल्ली सरकार अगर काबुल की तारें हिला रही है
तो वहाँ बांग्लादेश की जो सूरत हाल जनरल साहब बयान कर रहे हैं, बिलखुसूस मैं वो चिकन नेक की सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ, फिर चाइना बर्मा की बात हो रही है। हसीना वाजिद की रजीम में तो सूरत हाल और थी, वो भारत नवाज सूरत हाल थी। अब क्या यकसर मंजरनामा तब्दील हो चुका? अब क्या बांग्लादेश की फ़ौज, बांग्लादेश के अवाम, हुक्मरान पाकिस्तान के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं? और क्या वाक़तन पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात भारत के लिए तशवीश का बायस बन सकते हैं इन रियल, अगर हमारे लिए अफगानिस्तान बनेगा? जावेद साहब को एक दो पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ चिश्ती साहब से जनरल साहब एक लेवल पर जी, चिश्ती साहब से मैं कमेंट ले लूँ मैं जी। जी मैं कह रहा था 2 सेंटेंस में बोलना चाहूंगा कि जब ये ब्रेकअप हुआ है उसमें कुछ हमारे की गलतियां थी और कुछ जाहिर है दुश्मनों ने भी किया था कि हम वो हमारा ज्यादा होता है। मैं आज से तकरीबन 22 साल पहले बांग्लादेश गया था, जब वो बांग्लादेश बन चुका था। उस वक्त हसीना खालिदा जिया की हुकूमत थी, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, हमारा एक मिलिट्री डेलीगेशन था, मुख्तलिफ बेसिस और उसको हमने एयरफोर्स के और आर्मी के यूनिट्स विजिट किए थे और लोगों से भी मैं मिला था। और उस दौरान मुझे ये महसूस होता था कि एक एलिमेंट ऑफ रिग्रेट दोनों तरफ से हमारा था। हमें भी अफसोस था कि हमारा बाजू होता था और उन लोगों को भी था। खास तौर पर वो चाहते थे कि पाकिस्तान से क्लोज कोलैबोरेशन हो। हसीना वाजिद का फिर 16 साल का टेन्योर आया। मैं सालपुर अकेडमी में जब इंस्ट्रक्टर था तो बांग्लादेश के ट्रेनीज आया करते थे, वॉर कॉलेजेस में आया करते थे, मैं उनका पढ़ाता रहा हूँ, सिखाता रहा हूँ। तो उसके बाद हसीना वाजिद का आया, उन्होंने सारी अलाइनमेंट इंडिया की तरफ कर दी जी। और ये जितने मेरे जानने वाले थे, चंद एक जो बांग्लादेश के ऑफिसर्स थे, जब वो कहते थे तो वो खुद हेल्पलेस फील करते थे कि उनकी हुकूमत की अलाइनमेंट ओवर, जिसको कहते हैं ना, ज्यादा ही हिंदुस्तान की तरफ इंक्लाइन हो गई थी। तो आई एम श्योर, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ, और अब उन्होंने 16 साल सबक भी सीख लिया होगा हिंदुस्तान की कोलैबोरेशन में रह के कि उनका एजेंडा तो हमें अपने खिलाफ या अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना है। तो मुझे ये लग रहा है कि अब काफी बेहतर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो गया होगा, उनमें रियलाइजेशन भी हो गई होगी, उन्होंने सबक भी सीख लिया। और जाहिर है बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, सॉवरेनिटी जितनी उनको इम्पोर्टेंट, हमें इम्पोर्टेंट है, उनको भी थी। और उन्होंने देखा कि पिछले 16 साल में हिंदुस्तान के हाथों कितनी ज्यादा उनकी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई थी, कितने ज्यादा कोलैबोरेशन इनके फेवर में नहीं थी, फिर भी उनको मजबूरन करनी पड़ रही थी। तो मेरा ख्याल है आइडियल सर्कमस्टांसेस हैं इस वक्त, जो इस वक्त स्टेटस है उनका डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल या इंफ्रास्ट्रक्चर किस सेटअप में है, पाकिस्तान बहुत कुछ उन पर कर सकता है।